आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 3:30 बज चुके हैं। बड़ी खबरों के साथ में हो आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। का आसाम में कांग्रेस की पॉलिसियों की वजह से नौजवानों ने गंवाई जाने। पीएम मोदी के विजन से रियासत तरक्की की राह पर गामज़न। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को मुल्क में नफरत फैलाने का ठहराया जिम्मेदार। कहा, मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो बीजेपी आरएसएस के नजरिए का नतीजा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ऐलान। इशफाक अहमद और मोहम्मद हुसैन समेत 19 बच्चों का नाम शामिल। सदर मुर्मू 22 जनवरी को देगी अवार्ड। जम्मू कश्मीर के साथ साथ दिल्ली में सर्दी का कहर। धुंध और कोहरे की वजह से दिल्ली और जम्मू में ट्रेनों की आमद रफ्त और हवाई ट्रैफिक मुतासिर। और अब पेश है खबरों की तफसील। आसाम में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि अहम मसाइल से खलबशार पैदा करने और इक़्तिदार का लुत्फ उठाने की कांग्रेस की पॉलिसी के सबब हजारों नौजवानों की जानें गई। लेकिन आज पीएम मोदी की क़यादत में बोडो अमन माहदे पर दस्तखत हुए और पूरे बोडोलैंड में अमन व हम आहंगी पैदा हुई है। उन्होंने कहा है कि पिछले 3 सालों में बोडोलैंड में तशद्दुद का एक भी वाक़या पेश नहीं आया और ये अब तरक्की की राह पर गामज़न है। असम सरकार सभी धर्म को मजबूती देने के लिए कटिबद्ध। मैं आज यहां आया हूं तब जरूर कहना चाहूंगा कि आप बाथो धर्म की गहराइयों को जानिए, आपकी परंपराओं का अनुसरण करिए और सालों सालों तक मजबूती से बाथो धर्म को आगे ले जाने का प्रयास करिए। हमारे यहां प्रकृति से बढ़कर कुछ नहीं होता है और प्रकृति की पूजा करने वाले हमारे जो धर्म है, विशेषकर नॉर्थ ईस्ट के अंदर, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए नरेंद्र मोदी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सारे प्राकृतिक धर्मों के संरक्षण के लिए जो कुछ भी करना पड़े हम जरूर करेंगे। मित्रों, बोडो आंदोलन का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। बोडो ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया है और कांग्रेस की जो नीति थी, मूल समस्याओं से ध्यान भटकाकर सत्ता का भोग करना, इसके कारण हजारों की संख्या में युवा शहीद हुए। कईयों ने अपना भाई खोया, कईयों ने अपना पिता खोया, कईयों ने अपना पति खोया। मगर आज मोदी जी के नेतृत्व में बोडो समझौता हुआ और पूरे बोडोलैंड में आज शांति और सद्भाव का वातावरण बना हुआ है। मुझे आप सभी को कहते हुए गर्व हो रहा है कि पूरे बोडोलैंड में गत 3 साल में एक भी हिंसा की घटना नहीं हुई है। बोडोलैंड अब प्रगति के रास्ते पर चल रहा है। ये 9 वर्षों में 9 शांति समझौते किए हैं और करीब करीब 9,000 युवाओं ने हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आने का पसंद किया है। और मैं प्रमोद बोरो जी को विशेष बधाई देना चाहता हूं कि बोडोलैंड आंदोलन के सभी युवाओं को आज मेन स्ट्रीम में लाकर। इधर कांग्रेस के लीडर गौरव गोगोई ने कहा है कि एक तरफ जहां कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए आसाम की खूबसूरती, सकाफती तारीख और हम आहंगी को उजागर कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी हुकूमत अपनी झूठी जहनियत से अवाम को बार बार परेशान कर रही है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी मुख्तलिफ मकामात का दौरा करके लोगों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अमन फैला रहे हैं और इस यात्रा को भरपूर अवामी पजीराई भी मिल रही है। मगर बदकिस्मती से बीजेपी के चंद लोग मुख्तलिफ शहरों में जाकर दुकानदारों, ताजरों, ड्राइवर और नौजवानों को धमकियां दे रहे हैं।
जहां पर हम इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के द्वारा असम की सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक इतिहास और लोगों के बीच में जो संबंध का जो वातावरण है हम प्रकाशित कर रहे हैं, उसी तरफ उसके विपरीत यहां की भाजपा सरकार अपनी छोटी मानसिकता को बार बार लोगों के सामने ले जा रहे हैं। भूपेंद्र बोरा जी ने कहा कि आज राहुल गांधी जी ने वीर लासित बोरफुकन पर की प्रतिमूर्ति पर माल्य अर्पण किया, वीर बिरसा मुंडा के प्रतिमूर्ति पर माल्य अर्पण किया, विभिन्न पवित्र स्थान पर जाकर वो प्रार्थना कर रहे हैं शांति और अमन के लिए। लोग खुलकर हमारे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, राहुल जी के साथ सेल्फी ले रहे हैं। और वहीं पर उसके विपरीत भाजपा सरकार लोगों को कष्ट दे रही है। पेट्रोल पंप में तेल नहीं, महिलाओं को झूठे दिलासे दिखाकर सरकारी शिविरों में 4-4 घंटे 5-5 घंटे बंद करके रखा है। और अब भाजपा के गुंडे विभिन्न शहरों में जाकर व्यापारियों के बीच में दहशत फैला रहे हैं, दुकानदारों को धमकी दे रहे हैं, ठेला चलाने वाले लोगों को धमकी दे रहे हैं, युवाओं को धमकी दे रहे हैं। तो इससे ही पता चलता है कि भाजपा सरकार, भाजपा के विधायक और भाजपा के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा की नींद उड़ चुकी है। पूरे देश में, पूरे विदेश में जा रहा है। कृपया अपनी छोटी मानसिकता को प्रकाशित करके असम के छवि को धूमिल मत करिए। कृपया अपने गुंडों को रोककर दिसपुर के मंत्री के जो कॉम्प्लेक्स है उसी में रखिए, लोगों के बीच में दहशत ना फैलाइए। आप अपना सरकारी काम करिए, यात्रा तो चलती जाएगी, यात्रा को कोई रोक नहीं। दोस्तों, जहां पर हम इस एनसीसी के यौम जमहूरिया कैंप से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि एनसीसी नौजवानों में न सिर्फ कौमियत का जज्बा बेदार करता है बल्कि कौमी फख्र भी। कौमी फख्र इंसानी दिल का सबसे मजबूत एहसास है। मैं समझता हूँ यह है कि एनसीसी आप युवाओं के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करता है और राष्ट्रवाद की ही भावना जागृत करी करता, बल्कि मैं मानता हूँ नेशनल प्राइड, सेंस ऑफ नेशनल प्राइड भी आप लोगों के अंदर एनसीसी में आने के कारण पैदा हो। और नेशनल प्राइड ये मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना है। भारत लंबे समय तक गुलाम था, अंग्रेजों की हुकूमत भारत में थी। भारत को कैसे आ गए? इसी सेंस ऑफ नेशनल प्राइड ने ही भारत को आजादी दी। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस जैसे नौजवानों, किसी की उम्र 16 साल थी, किसी की 18 साल की थी, किसी की 21 साल थी। किसी ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया और किसी ने, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने इसी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद गार्डन में अपने रिवॉल्वर की गोलियों से अपने अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब रिवॉल्वर में अंतिम गोली तेज बची तो उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं विदेशियों के रिवॉल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवॉल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में डाल देने का काम किया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर एआईएमआईएम के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद में 500 साल तक नमाज अदा की हैं। जब कांग्रेस के जीबी पंत उत्तर प्रदेश के वजीर आला थे तो मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई थी। अयोध्या में जब उस वक्त
नायर कलेक्टर थे तो उस वक्त अयोध्या में उसने मस्जिद बंद कर दी और वहां पूजा शुरू कर दी। उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी ने कभी राम मंदिर के बारे में कुछ नहीं कहा। बहुत मुनज़्ज़म तरीके से बाबरी मस्जिद को हिंदुस्तानी मुसलमानों से छीन लिया गया। जब जीबी पंत चीफ मिनिस्टर थे तो उस जगह पर 500 साल तक मुसलमान नमाजें पढ़े। कांग्रेस के जीबी पंत मुख्यमंत्री थे, रात के अंधेरे में उसमें मूर्तियां रख दी गई। मेरी मस्जिद थी, है और रहेगी। उन्होंने मूर्तियां नहीं निकाले। और फिर वहां पे कलेक्टर थे जिनका नाम था नायर। नायर साहब मस्जिद बंद करा के वहां पर पूजा शुरू कर दिए। और 1950s में नायर साहब जनसंघ के पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। फिर 1986 में लॉक्स खोले गए, बगैर मुसलमानों को सुने। बूटा सिंह शिलान्यास कर दिए। 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट को ये वादा करके बीजेपी संघ परिवार बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिए, शहीद कर दिए। और बीजेपी के पास ये मुद्दा कब आया आपको मालूम? आप लोग मालूम बीजेपी कब उठाई? 1989 में पालनपुर में बीजेपी रेजोल्यूशन पास करी। विश्व हिंदू परिषद जब फॉर्म हुई, जब तो राम मंदिर नहीं था। महात्मा गांधी बोले क्या? महात्मा गांधी इस बारे में बोले, उन्होंने तो बहुत बड़े, उन्होंने तो हे राम बोल के मारने वाला गोली मारा उनको गोडसे, उनके जबान से ही तो निकला था। वो बोले क्या? नहीं बोले। तो ये पूरा एक सिस्टमैटिक तरीके से भारत के मुसलमानों से ये बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट का यकीनन फैसला है। सुप्रीम कोर्ट हमारे मुल्क की आखिरी एपेक्स कोर्ट है। टाइटल सूट था, तो टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि फेथ की बुनियाद पर हम ये जगह मुसलमानों को नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह दिया कि वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस जजमेंट में। और मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद ये रिएक्शन आपको मीडिया को दिया था कि एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, उनका नाम जस्टिस JS वर्मा नाम था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। ये उन्होंने कहा था, मैं फिर से कह रहा हूं। और मैंने उस वक्त ये कहा था कि ये जजमेंट आने के बाद ऐसे कई मुद्दे खुल जाएंगे, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पेंडोरा बॉक्स विल बी ओपन। और आज आप देख रहे हैं कि हर जगह पर संघ परिवार जाकर ये बोलता है कि नहीं, यहाँ पर मस्जिद नहीं थी। ये मेरा मानना है, ये मेरा बोलना है, हम ये बोल रहे हैं। अगर जीबी पंत मूर्तियां हटा देते तो क्या आज ये दिन देखना पड़ता हमारे को? अगर 1986 में ताले नहीं खोले जाते तो क्या आज ये दिन आता? क्या अगर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद डेमोलिशन नहीं होता तो क्या ये दिन देखना पड़ता? ये सवाल है हमारे, इसका जवाब कोई दे ही नहीं रहा है। और फिर ऊपर से जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, वो बोल रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री और जो अलायंस में है, हम हर ट्यूसडे को सूरजकंड पाठ और हनुमान चालीसा स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे। गवर्नमेंट स्कूल का कोई रिलीजन होता है क्या? अभी तो सबका झगड़ा चल रहा है। क्या झगड़ा है ये? झगड़ा क्या है? अगर मोदी नहीं रहते तो हम भी चले जाते। हम उन सबसे पूछ रहे कि बताओ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी RSS के लोग मुल्क में नफरत फैला रहे हैं। मणिपुर में जो कुछ भी हुआ और हो रहा है वो बीजेपी RSS के नजरिए का नतीजा है। उन्होंने कहा कि मणिपुर महीनों से जल रहा है और मुल्क के वजीर-ए-आज़म ने आज तक मणिपुर का दौरा नहीं किया, जबकि मणिपुर बेरोजगारी, महंगाई और अवामी मसाइल पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। को मालूम है देश में बीजेपी और RSS के लोग नफरत फैला रहे हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहे हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ा रहे हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा रहे हैं। यहां पास में मणिपुर है। मणिपुर में जो हुआ
जो हो रहा है के सामने है, ये बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा का नतीजा है। महीनों से मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। तो ऐसा ही माहौल पिछले साल था। आप जानते हो कि मीडिया इन चीजों की बात नहीं करती है, मीडिया बेरोजगारी की बात नहीं करती है, मीडिया महंगाई की बात नहीं करती है, जनता के जो मुद्दे हैं वो मीडिया में आते नहीं हैं। इसीलिए हमने सोचा क्यों नहीं हम एक भारत जोड़ो यात्रा शुरू करें। और पिछले साल हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल 4000 किलोमीटर यात्रा चली। उसमें पूरे देश से लोग आए, अरुणाचल से भी लोग आए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट लोग आए, मणिपुर से आए, असम से आए। और उन्होंने हमें एक बात बोली, कहा कि देखिए आप कन्याकुमारी से चल रहे हो, कश्मीर तक जा रहे हो, मगर आप नॉर्थ ईस्ट में नहीं आओगे, बाकी प्रदेशों में नहीं आओगे, तो ये ठीक नहीं होगा। और हमने ये बात एक्सेप्ट की, इसीलिए हमने दूसरी भारत जोड़ो यात्रा मणिपुर से शुरू की, मतलब नॉर्थ ईस्ट से शुरू की, क्योंकि हम मैसेज देना चाहते हैं देश को कि नॉर्थ ईस्ट बाकी सब प्रदेशों जितना जरूरी है और ये किसी से कम जरूरी नहीं है। तो इसलिए हमने ये यात्रा मणिपुर से शुरू की। उसके बाद असम गए, मणिपुर के बाद नागालैंड के बाद असम, और अब हम अरुणाचल में आ रहे हैं। यात्रा का लक्ष्य आपको बताने का नहीं है। हम 6-7 घंटे यात्रा करते हैं और शाम को हम 15-20 मिनट अपना भाषण देते हैं। शिवसेना लीडर संजय राउत का कहना है कि शिवसेना के बारे में स्पीकर का दिया गया फैसला मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी था। उन्होंने कहा है कि उनके पास उसके तमाम सबूत मौजूद थे जो शिवसेना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिए थे, जबकि आवाम को तमाम मालूमात दी गई थी। सबूत और नकाब हटाकर उनको बेनिकाब किया, जिसके बाद ही वो मुश्तिल हो गए और अगले दिन से ही शिवसेना के लोगों को ईडी और आईटी की तरफ से नोटिस मिलना शुरू हो गए। शिवसेना के बारे में विधानसभा स्पीकर ने दिया है, वो गैर कानूनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। हम सब कुछ दिया था, हमारे पास पूरे एविडेंस थे। इलेक्शन कमीशन को हमने क्या दिया था, न्यायालय में क्या दिया, फिर भी ये कुछ बात मानी नहीं। तो हमने जनता के न्यायालय में, जनता के सामने, देश के सामने ये सब ऑन रिकॉर्ड, ऑन स्क्रीन, बड़े स्क्रीन पर हमने सब एविडेंस रखे और उनका मुखौटा निकाल दिया, गिर गया, एक्सपोज कर दिया। तो ये बौखला गए और दूसरे दिन से हमारे लोगों के ऊपर ईडी की नोटिस, इनकम टैक्स की नोटिस, चाहे हमारी एक्स मेयर किशोरी पेडनेकर हो, चाहे सूरज चौहान हो, चाहे रविंद्र वाइकर हो, और भी है राजन साळवी जी है, अभी रोहित पवार को भी नोटिस आया है। ठीक है, कर लो जो करना है, हम डरते नहीं। कहा जा रहा है, आपने कहा कि शिवसेना से दूर रहें, और जो लोग शिवसेना से जुड़ना चाहते हैं इस चुनाव में, बड़े नेता है, कुछ प्रवेश करना चाहते थे, तो उनके घर में भी ईडी जाते हैं, ईडी के लोग जाते हैं या ये लोग जाते हैं और धमकाते हैं, शिवसेना के आसपास मत जाना, नहीं तो आपके पीछे ईडी लगाएंगे। ये देश की प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 का ऐलान कर दिया गया है। इस मर्तबा मजमूई तौर पर 19 बच्चों को यह अवार्ड दिया जाएगा। 22 जनवरी को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू विज्ञान भवन में मुनक्कद तकरीब के दौरान इन सभी बच्चों को एजाज से नवाजेगी। उन सभी 19 होनहार बच्चों से वजीर आजम नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए 18 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम खित्तों से 9 लड़कों और 10 लड़कियों का इंतखाब किया गया है। उनमें इशफाक हामिद, जो जम्मू कश्मीर से उनका ताल्लुक है, मोहम्मद हुसैन
बिहार से उनका ताल्लुक है, नाम भी शामिल है। एजाज हासिल करने वाले सभी 19 बच्चों के बारे में यह भी बताया जा रहा है कि वो 26 जनवरी को दिल्ली में मुनक्किद होने वाले यौम जमहूरिया परेड में भी शामिल होंगे। काबिल जिक्र है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इस बार 6 जुमरों में दिए जा रहे हैं। वो जुमरे हैं आर्ट एंड कल्चर, बहादुरी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स और इनोवेशन। आर्ट एंड कल्चर से 7, बहादुरी से 1, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 1, सोशल सर्विस से 4, स्पोर्ट्स से 5 और इनोवेशन जुमरे से 1 बच्चे का इंतखाब किया गया है। इस अवार्ड का मकसद 5 से 18 साल की उम्र के बच्चों की गैर मामूली सलाहियतों को पहचानना और इनका हौसला बढ़ाना है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ दिल्ली में भी शदीद सर्दी लगातार जारी है, जिसकी वजह से आज सुबह भी दिल्ली में ट्रेन की आमदरफ्त और हवाई ट्रैफिक मुतासर हुआ, जबकि जम्मू से भी इसी तरह की खबरें मौसूल हो रही हैं कि वहां भी ट्रेन और हवाई ट्रैफिक मुतासर रहा। रेलवे ज़राए का कहना है कि कोहरे और हद निगाह में कमी की वजह से दिल्ली आने वाली मुतअद्दिद ट्रेनें कई घंटे ताखीर का शिकार हुई। घने कोहरे और हद निगाह कम होने की वजह से दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर कई परवाजें मुतासर हुई। कई मुसाफिरों ने दिल्ली हवाई अड्डे पर परवाजों की ताखीर से पहुंचने की भी शिकायत की है। पंजाब, मगरबी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, त्रिपुरा, उत्तराखंड, मशरकी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और मशरकी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी यही सूरत हाल रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इसी तरह के हालात 25 जनवरी तक बरकरार रहने का इम्कान है। नाजरीन, फिलहाल बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज के साथ बने रहे। गुलिस्तान न्यूज पर अगला प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट सनम एजाज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।